हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। गाइस, आज जो मैं राइटर लेकर आई हूँ वो अल्ड्यूस हक्सले हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर रहे हैं। एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं आप सर्च कीजिएगा, इसमें इनकी राइटिंग्स का जिक्र ही नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिलीव मी गाइस। ये इनका जो टाइम पीरियड है वो 1894 से 1963 रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इनके वर्क्स में विक्टोरियंस का और मॉडर्न पीरियड का टच रहा है। ये जॉर्ज ऑरवेल जो फेमस डिस्टोपिक राइटर थे ये इनके स्टूडेंट रहे हैं और ये ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर रहे हैं। ब्लूम्सबरी ग्रुप वही ग्रुप है गाइस जो वर्जीनिया वुल्फ के और उनके हस्बैंड के द्वारा बनाया गया था। और आपको पता है ये 7 टाइम्स नोबेल प्राइज़ में नॉमिनेटेड रहे हैं, परंतु अफसोस की बात है कि इन्हें अभी तक नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद की तरह ही वेदांता को मानते थे और उनको फॉलो करते थे। आइए इनके वर्क्स पर हम नज़र डालते हैं। इनके वर्क्स हैं क्रोम येलो, 1921 में लिखा गया है। ये सोसाइटी के जो आउट ऑफ फैशंस हैं और फैड हो जाती है, किस तरह सोसाइटी, किस तरह चीज़ें एब्सोल्यूट यानी कि समाज से धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं, उस पर ही सटायर है और ये रियल प्लेसेस और रियल पीपल्स की कहानी है। नेक्स्ट वन इज़ एंटिक है। ये कॉमिक नॉवल है, 1923 में लिखा गया था और ये जब वर्ल्ड वार फर्स्ट पास आउट हो गया था तो उसके बाद किस तरह सोसाइटी में एक एमलेस और सेल्फ ऑब्जॉर्व्ड कल्चर एलीट क्लास बिहेव करता है उस पर बेस है। और इसका टाइटल क्रिस्टोफर मार्लो के जो फेमस प्ले एडवर्ड सेकंड है उसमें से लिया गया है, एंटिक है। दोज बैरन लीव्स अनदर वन सटायरिकल नॉवल है। ये 1925 में लिखा गया था। इसका टाइटल वर्ड्सवर्थ की पोएम में से लिया गया है और कहा भी है ना इसमें कि इनफ ऑफ साइंस और एंड ऑफ हार्ट आर्ट क्लोज अप दोज बैरन लीव्स कम फोर्थ एंड ब्रिंग विद यू दैट वाचेस एंड रिसीव। किस तरह से साइंस और आर्ट ने हमारे लाइफ को एक तरह से झंड बना दिया है, मतलब इजी भी बना दिया है और एक तरह से हमारी लाइफ को बैरननेस में फील कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, क्रोम येलो, एंटिक है, दोज बैरन लीव्स। अब नेक्स्ट वह है पॉइंट काउंटर पॉइंट। ये 1928 में लिखा गया था गाइस और ये एक आर्ग्यूमेंट है रियल कैरेक्टर का जो किस तरह से डिबेट करते हैं और अपने पॉइंट को दूसरों के आगे रखते हैं। इसके में है D.H. लॉरेंस, कैथरीन मैनफील्ड, सर ऑसवाल्ड मॉजले एंड जॉन मिडल्टन मुरे। ये इनके रियल कैरेक्टर पर बेस है। नेक्स्ट वन इज ब्रेव न्यू वर्ल्ड, 1932 में लिखा गया था। ये एक डायस्टोपियन नॉवल है। डायस्टोपियन नॉवेल्स वो होते हैं जो फ्यूचर की सोसाइटी को लेकर बनते हैं, जैसे हम कोई 2050 में हमारा समाज कैसा होगा, किस तरह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वही है। जैसे आपको वो सॉन्ग याद है, याद पिया की आने लगी, उसमें 2030 की कहानी है, एक रोबोट आता है, तो वो भी एक डायस्टोपियन सॉन्ग था, राइट गाइस। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी एक उसी तरह का डायस्टोपियन नॉवल है और इसमें ना सोमा ड्रग का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका जो टाइटल है वो टेकन किया गया है टेम्पेस्ट, विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी द टेम्पेस्ट में से, जब मरिंडा की स्पीच आती है एक्ट 5 में सीन 1 में कि हमारी सोसाइटी कैसी है और कहाँ की ओर मूव ऑन कर रही है। ठीक है, ये एक लंदन की हैचरी में है जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का। किस लिए होता है? ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए। तो इस तरह से है। और किस तरह से जॉन द सैवेज एक होता है जिसे शेक्सपियर बहुत पसंद है और यहाँ पर जो बच्चों की उम्र होती है जब तक ह्यूमन ऑर्गन डेवलप्ड होता है यानी कि 18 तक, तब तक उन बच्चों को रखा जाता है, फिर उन बच्चों को मार दिया जाता है ह्यूमन ऑर्गन के लिए। तो एक तरह की सोसाइटी है और इसमें जॉन द सैवेज होता है, लिंडा उसकी मदर होती है, एक एडवर्सरी होता है मोना, कंट्रोलर वेस्टर्न यूरोप का, और उसमें हैचरी का जो मालिक होता है बर्नार्ड मैक्स यानी कि डायरेक्टर, वो साइकोलॉजिस्ट होता है, कंडीशनिंग रखता है। वो एक लवर होती है उसकी लेविना क्रोम जो कि प्रोस्टिट्यूट होती है, वो उसको ऑब्सेशन रखता है जॉन द सैवेज। तो इस तरह की कहानी है। इस कहानी को आप है ना अच्छी तरह से करके जाइएगा और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये स्पार्क नोट
आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप अपने लिटरेचर को, अगर आपको ज़्यादा ही नॉलेज लिटरेचर की लेनी है तो एक स्टडी लवर यूट्यूब में चैनल है, उसमें आप कहानी को एक अच्छे ढंग से बताया जाता है, उसमें आप कहानी की, इस स्टोरी की बेसिक लाइंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक इंग्लिश लिटरेचर करके एक चैनल है, उसमें भी आप कर सकते हैं। तो बेसिक लाइंस आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं केवल गाइड कर सकती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में कि आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि कई बार हमको यही नहीं पता होता कि हमें नॉलेज ज़्यादा होती है परंतु हम एग्ज़ाम अच्छी तरह अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, जब हमें एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट भी करना है। ठीक है गाइज, अपने फोकस को जाना नहीं है। अब नेक्स्ट वन इज़ द डेविल्स ऑफ लुदुन। ये 1952 में लिखा गया था, एक नॉन फिक्शन नॉवल है। ये उस कहानी पर बेस्ड है 17वीं सेंचुरी के फ्रांस के छोटे से टाउन लुदुन में। ठीक है, ये एक रोमन कैथोलिक प्रेस्ट की कहानी है जिसमें एक ग्रैंडियर भूतनी होती है ना, वो उसको चिपट जाती है, उर्सुला नन, और है ना वो किस तरह उसके उसमें उसको इम्पैक्ट करती है, उसकी बातें किस तरह उसे उसको इम्पैक्ट करती हैं, उसकी कहानी है। और द डोर ऑफ परसेप्शन, ये एक नया बेस्ड वर्क है इनका, 1954 में लिखा गया था। और विलियम ब्लेक का जो फेमस वर्क है हेवन एंड हेल, उसमें से इसकी कहानी बेस्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज़ ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिविजिटेड। ये 1958 में ऐसे लिखा गया था, 20 ईयर्स आगे की कहानी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड की। ठीक है, और इसमें पहले से ज़्यादा दुनिया ज़्यादा फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ आइसलैंड 1962। इट इज़ द अकाउंट ऑफ विल फार्नाबाई, एक सिनेकल जर्नलिस्ट होता है जो पाला कि एक फिक्शनल आइसलैंड में जहाज़ के क्रैक हो जाने के कारण फंस जाता है, और ये एक उथोपियन सोसाइटी है। गाइस, जो उथोपिया होता है वो थॉमस मोरे के द्वारा लिखा गया फेमस वर्क था। जैसे कि हम सतयुग को अच्छा युग मानते हैं, राम राज्य को अच्छा मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक सोसाइटी के लोगों के लिए काम किया गया है। तो उसी तरह ब्रिटिश लिटरेचर में जो थॉमस मोर का वर्क है उथोपिया, उसी पे बेस्ड पर अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं। तो हमारे अक्सले साहब ने भी एक आइसलैंड करके ये कहानी उसी पर बेस्ड है। ठीक है, और ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड के को एक काउंटर पार्ट करती है। काउंटर पार्ट मतलब उसके जस्ट अपोजिट की कहानी है। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे अल्ड्यूस हक्सले के वर्क को, और आपकी स्टडी में ये हेल्पफुल रहा होगा लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम नाउ।